हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एकदम फ्रेश आज। अच्छा एक बात और, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि एक दो नए स्टूडेंट्स हैं क्लास में, किसी का पहले का क्लास नहीं देखा हुआ है, डजंट मैटर। अगर आप खाली फर्स्ट क्लास कर पाए, कर लिए हो, इट्स ओके, मतलब आप आराम से आज समझोगे सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है। आज दोस्तों डिमांड चैप्टर का आखिरी क्लास है, ठीक है। सो प्लीज बी रेडी एवरीवन, प्लीज बी रेडी एवरीवन। खत्म करते हैं आज जो डिस्कशन होने वाला है, ये बात तय है, ये बात आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आज जो डिस्कशन होने वाला है, इधर से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। आज लास्ट में वो भी करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स, मतलब लिखवा देंगे, सो दैट यू पीपल कैन सॉल्व इट इन योर रिस्पेक्टिव हाउसेज एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द चैप्टर। ओके, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, इससे अपने शुरू कर रहे हैं। सर ये किस चिड़िया का नाम है मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट? इसको मैं पूरा लिखता हूं तब आपको शायद समझ में आएगा बेहतर। दोस्तों मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट का मतलब है वी आर डिस्कसिंग मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड। हम लोग किसका बात कर रहे हैं? मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड। एक एक करके बात को समझिएगा, ठीक है ना। अभी तक हमारा जर्नी कैसा रहा? हम लोग पढ़े, सबसे पहली क्लास का बात करें, व्हाट इज डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड एक दो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और डिटेल्स में क्या पढ़ा था हम लोगों ने सेकेंड क्लास में? सेकेंड क्लास में हम लोगों ने और डिटेल्स में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यही तो था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे डिमांड के कि व्हाट इज डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। सेकेंड क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को कंप्लीट किए थे और एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लीट किए थे। जी सर, हमें याद है। आज के क्लास का एजेंडा है सबसे पहले मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड को समझना। सबसे पहले मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड को समझना कि क्या है ये चक्कर। दोस्तों एक बात को जरा ध्यान रखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में अपन क्या पढ़े थे? सबसे पहला पॉइंट था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस एंड सर्टेन अदर सीजनल फैक्टर्स, है ना, बहुत सारी सीजनल फैक्टर्स। याद रखना है एक बात को। अभी आपको लगेगा पहला 5 मिनट क्लास के कि सर याद करवा रहे हैं, हाँ करवा रहे हैं, लॉजिक अपने आप ही एकदम मक्खन जैसा क्लियर होगा, सुनते जाना। जब भी बात मूवमेंट का होता है, जब भी बात मूवमेंट का होता है, जब भी बात मूवमेंट का होता है, तो मूवमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो फिर से बोलता हूं, मैंने क्या बोला कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बहुत सारे, मैंने बोला नहीं बोला सर, आपने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बट मैंने साथ में एक और बात बोला कि जब ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का बात हो तो क्या हो रहा है? मूवमेंट। मतलब मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से। मूवमेंट किसकी वजह से होता है जनाब? ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से। लेकिन क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड सिर्फ है क्या? नहीं, हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स। अग्रीड? जी सर बिल्कुल अग्रीड है। ऑन प्राइस को छोड़ के कोई भी और रीजन, ऑन प्राइस को छोड़ के कोई भी और फैक्टर हो, चाहे वो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज ही क्यों ना हो, चाहे वो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज ही क्यों ना हो, चाहे वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर ही क्यों ना हो, चाहे वो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ही क्यों ना हो, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट ऑफ डिमांड कर। दोस्तों ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट ऑफ डिमांड कर। तो यानी कि शिफ्ट ऑफ डिमांड अगर आया, शिफ्ट ऑफ डिमांड अगर आया तो आप क्या लिखिएगा? आप क्या लिखिएगा शिफ्ट ऑफ डिमांड में? आप बोलिएगा कि भाई फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ, फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो मूवमेंट होता है दोस्तों, कभी भी अगर मूवमेंट हो रहा है तो दोस्तों मूवमेंट होता है ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कभी भी डिमांड का मूवमेंट हो रहा है तो ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। और जब भी बात शिफ्ट का हो रहा है, जब भी बात शिफ्ट का हो रहा है, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो रहा है, जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया एक बात। दूसरा बात जो आपको फिर से लगना चाहिए कि याद करवा रहे हैं सर, हाँ करवा रहे हैं। आपका एक दोस्त आप ही के बिल्डिंग में रहता है, आप उस दोस्त से मिलने जा रहे हो, वो मूवमेंट है, वो
मूवमेंट है, मतलब अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है। मूवमेंट हमेशा अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है, सेम बिल्डिंग सेम कर्व सेम कर्व। लेकिन मान लीजिए आपका दोस्त कोई और सामने वाले घर में, पीछे वाले घर में, कोई और बिल्डिंग में रहता है, सिंपली उसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा है, रिलैक्स, सब कनेक्ट कर देगा, चिंता मत करो, खाली सुनते चलो। क्या बोला कि मूवमेंट में आप ऐसे सोचो कि आपका घर, आपका जो फ्रेंड का घर है वो आप ही के बिल्डिंग में है, तो जब आप उससे मिलने जा रहे हैं तो आप सेमी बिल्डिंग में उससे मिलेंगे, दैट्स मूवमेंट। आप सेमी बिल्डिंग में उससे मिलेंगे, दैट्स मूवमेंट। चाहे आप ऊपर जाइए या आप नीचे जाइए, शिफ्ट मतलब उसका घर कहीं और है, तो आप लेफ्ट जाइए या राइट जाइए उससे मतलब नहीं है, आपका उसका बिल्डिंग जो है वो बाएं या दाएं आपके बिल्डिंग की। सर बात तो सही है आपका, सर जी बात तो आपका सही है। अब आइए आपको दिखाते हैं शिफ्ट और मूवमेंट। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये जो पहला केस है ना, आपको यहां पर क्या दिख रहा है, आपको यहां पे दिख रहा है एक डिमांड कर्व है जो यहां पे कूद रहा है, या एक डिमांड कर्व यहां पे कूद रहा है, ये शिफ्ट का केस है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, लॉजिक मैं बताएगा, पर लॉजिक समझो, पर पहले कॉन्सेप्ट को समझो। और मूवमेंट में आप लोग देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये हो रहा होता है। देख लो कैसा दिखता है मूवमेंट और शिफ्ट। मैंने बोला था आपका दोस्त सेम बिल्डिंग में है, मूवमेंट वो है। शिफ्ट मतलब आपका दोस्त बाएं घर में रहता है, दाएं घर में रहता है, उससे मतलब नहीं है दोस्त, वो है शिफ्ट। फैंटास्टिक सर। लेकिन सर ऐसा डायग्राम बनता क्यों है, लेकिन सर ऐसा डायग्राम बनता क्यों है, पहले एक बार अपने रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपके इस क्वेश्चन का भी जवाब देते हैं। पहले आपका जवाब पहले एक बार एक चीज समझना, क्या मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से। मूवमेंट होता है ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, शिफ्ट होता है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मूवमेंट में हम लोग सेम डिमांड कर्व में रहते हैं, शिफ्ट में हम लोग का डिमांड कर्व चेंज हो जाता है, चाहे बाएं जाए चाहे दाएं जाए। लेकिन अब ऐसा क्यों, ये तो आप रट्टाबाजी वाला बात कर रहे हो, ऐसा क्यों, आइए अब आपको बताते हैं, आइए आपको बताते हैं। पूरा पेज उसी के लिए खाली पड़ा है, सुनते जाइएगा बात को। मैं अभी जब बात कर रहा हूं मैं केवल मूवमेंट का बात करूंगा, प्लीज सुनिएगा शांति से, है ना। देखो मैंने जब आपको कहा कि मूवमेंट ओन प्राइस की वजह से होता है, तो भैया ओन प्राइस में दो ही चीजें हो सकती है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिर सकता है या ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ सकता है, कोई तीसरा चीज तो नहीं होगा। तो मैं यहां पर ना एक बाइफर्केशन क्रिएट करके आपको समझाता हूं, जरा इत्मीनान से समझना बात को, है ना। दो चीजें हो सकती है, या तो आपका ओन प्राइस बढ़ गया, और या फिर आपका ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या हो गया दोस्तों, घट गया। मैंने क्या बोला था, बार बार बोल रहा हूं, मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से होता है। सर लेकिन यहां पर जो आप कमोडिटी अज्यूम कर रहे हो, ये कौन सा कमोडिटी है दोस्तों, हम लोग हमेशा नॉर्मल कमोडिटी का बात करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट सो कॉल्ड इंफीरियर कमोडिटीज एंड अदर गिवन गुड्स, वी डोंट केयर अबाउट देम। अब अगर अपन बात कर रहे हैं ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर खुद के प्राइस का बात कर रहे हैं कमोडिटी के, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा, अगर नॉर्मल गुड है तो। और अगर प्राइस घट रहा है, और अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप लोग एक बात समझना, जब अपन ये स्टडी कर रहे हैं तो अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अब आप लोग देखो, ये जो आपको मूवमेंट देखना था अभी आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपका जो ये क्वेश्चन था ना कि सर आप क्यों बोल रहे हैं कि मूवमेंट में सेम डिमांड कर्व में मूव करते हैं, अभी आपको ये जवाब मिल जाएगा। इधर देखो, मान लीजिए ये एक डिमांड कर्व है, हमेशा उसका नामकरण करना मत भूलिएगा। ये जैसे यहां पर ये प्राइस एक्सिस है, ये दोस्तों आपका क्वांटिटी एक्सिस है, समझ गए आप। तो यहां पर आप देखो कि प्राइस पहले P1 था, यानी कि प्राइस पहले कम था, प्राइस पहले कम था, तो क्वांटिटी पहले Q1 था, क्वांटिटी पहले ज्यादा था, दोनों का इंटरसेक्शन यहां हो रहा है। पर दोस्तों हुआ क्या, प्राइस हो गया बढ़, प्राइस गया बढ़। तो दोस्तों जब प्राइस गया बढ़, P1 से P2 हो गया, तो क्वांटिटी गया घट, क्वांटिटी हो गया कम। अब दोनों का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है दोस्तों, इधर पे हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब इधर पे हो रहा है, आप ही लोग जवाब दीजिएगा मेरे को, क्या आप लोग सभी को ये मूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा। मैं तो बोला था अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है, मैं तो बोला था कि रट्टाबाजी नहीं लगवाएंगे, समझा देंगे। ये रहा सेम डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट हो गया, सेम डिमांड कर्व में आपको क्या हो गया, अपवर्ड मूवमेंट हो गया, सेम डिमांड कर्व में आपका क्या हो गया, अपवर्ड मूवमेंट। एक और बात पकड़ लो, जब मूवमेंट में डिमांड घटता है, मूवमेंट में डिमांड घटता है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये देख लो, ये वर्ड पकड़ लो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इस वर्ड को थाम लो,
कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। और देख लो अलोंग द सेम डिमांड कर्व हो रहा है, बाद में बोलना मत कि आप रट्टा लगवाए। ये देखो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट सेम केस, सेम सिमिलर सिनेरियो, आई मीन प्रोडक्ट का जो प्राइस था ना, प्रोडक्ट का जो प्राइस था, लेट्स से पहले ज्यादा था P1, है ना, लेट्स से P1 था, तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले कम था, क्वांटिटी डिमांडेड पहले कम था। फिर क्या हुआ, प्रोडक्ट का, अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, यहां पे। फिर क्या हुआ, प्रोडक्ट का प्राइस गया घट, तो क्वांटिटी जाएगा बढ़, बढ़ गया क्वांटिटी, ये हो गया, ये यहां पर चला गया, ये यहां पर चला गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने क्या देखा, मूवमेंट ऐसा देखा कि नहीं देखा होते हुए, हुआ तो अलोंग द सेम कर्व हुआ कि नहीं हुआ दोनों में, यही तो तब से बोल रहे हैं आपको। और इसी के लिए एक फैंसी वर्ड इकोनॉमिक्स में यूज होता है, जो दो वर्ड्स है, एक है एक्सपेंशन और एक है एक्सटेंशन, एक है एक्सपेंशन एक है एक्सटेंशन। कुछ किताबों में एक्सपेंशन है, कुछ किताबों में एक्सटेंशन है, गलत दोनों ही नहीं है, एक्सपेंशन भी बोल सकते हो आप, एक्सटेंशन भी बोल सकते हो आप। एक्सपेंशन इज अ बेटर वर्ड, इसीलिए उसको पहले लिखा हूं। एक चीज और आप लोगों को दिखना चाहिए, जिसको नहीं दिख रहा गड़बड़ है, क्या कि कॉन्ट्रैक्शन में देयर इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्या बोला, कॉन्ट्रैक्शन में देयर इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। स्टूडेंट लोग को अजीब लगता है एग्जाम में लिखने में, अरे अपवर्ड है, ये तो बढ़ रहा होगा ना, ऐसा मन में आता है, ऐसा मन में आता है, लेकिन लाने का नहीं। क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्शन है दोस्तों, अगर कॉन्ट्रैक्शन है दोस्तों, तो देयर इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। और कोई ये भी मत बोलना कि रट्टा लगवाए हैं, देखो करके दिखाया, तुम लोग खुद अग्री किया कि हाँ ऊपर भाग रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा अग्री। और एक्सपेंशन में तुम नीचे भागता अलोंग द सेम डिमांड कर्व, एक्सपेंशन में तुम नीचे भागता अलोंग द सेम डिमांड कर्व। फैंटास्टिक, जी सर फैंटास्टिक। आगे एक बात को समझना, आगे एक बात को समझना, मूवमेंट मैंने बताया आपको, अब मैं बताऊंगा आपको शिफ्ट के बारे में। जब अपने शिफ्ट को पढ़ेंगे तो अपने एक चीज को कांस्टेंट मानेंगे, वो चीज क्या होगा, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देख प्राइस मत बोल रचित, तुम सही सोच रहे हो, हमको पता है, ऑन प्राइस बोल रचित, क्योंकि एक फैक्टर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज भी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी शिफ्ट के अंदर आता है, शिफ्ट के अंदर आता है। अब इसको भी मैं दो भागों में, दो पार्ट में बांट के आपको समझा रहा हूं। देखो जी, शिफ्ट के अंदर भी मैं दो बातें आपको बता रहा हूं। पहला, शिफ्ट के केस में क्या हो सकता है, अदर फैक्टर्स। ऑन प्राइस क्या है, ऑन प्राइस क्या है, कांस्टेंट है शिफ्ट में, ऑन प्राइस क्या है, चुपचाप बैठा रहेगा, चेंज नहीं होगा। अदर फैक्टर्स काम कर रहा है। अब मान लो अदर फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, मे बी अदर फैक्टर्स काम कर रहा है, मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गया हो, या लेट्स से जो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो कम हो गया हो, इन सब की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या तो बढ़ सकता है, या इनकम घटने की वजह से, या सो मेनी अदर रीजंस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड घट सकता है, दूसरा तो कुछ नहीं हो सकता। क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना शिफ्ट के केस में इंक्रीज कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में वर्ड्स को मैंने शुरू फर्स्ट क्लास में बोला था कि वर्ड्स यूज करते समय बहुत कैपेबल रहिएगा। एक बहुत आसान सा बात है कि स्टूडेंट मूवमेंट के केस में लिख देता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड आ गया, बोला अ केस वेयर प्राइस फॉल्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, खत्म, गुड बाय टाटा। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड लिखना पड़ेगा, राइज वर्ड यूज करो, क्या लिखो, राइज वर्ड। एक्सपेंशन के केस में इंक्रीज वर्ड मत लिख देना, जलियान वाला बाग ट्रेजेडी हो जाएगा, एग्जामिनर कर देगा मार्क्स काट के। आगे बोलो, क्वांटिटी घटना, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। अभी आप आगे सुनो, अभी आप आगे सुनो सर, इंक्रीज में ना, हालांकि मेरे को रट्टा लगवाना है तो मैं बोल सकता हूं राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, बट रट्टा नहीं लगवाना है, आप समझाना है, सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना बात को। इंक्रीज में मैंने क्या बोला था आपको, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या रहता है, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर आप लोग समझिए, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है जनाब, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। देख एक इंटरेस्टिंग चीज नोट कर, यहां पर भी तुम ग्राफ किसका बना रहा है, प्राइस और क्वांटिटी का। ये नोट किया कि नहीं किया, यहां पे ग्राफ तुम कोई और अदर फैक्टर का नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम रिप्रेजेंट प्राइस और क्वांटिटी का ही कर रहा है। अब मान ले कि पहले प्राइस P1 ये था और क्वांटिटी Q1 ये था, एक बार के लिए मान ले दोनों का इंटरसेक्शन यहां हो रहा था, और लेट्स से डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिखाई पड़ता था, लेट्स से ये ओरिजिनल कंडीशन है। अब एक बात को जरा सोचिए, मान लीजिए कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दाम घट गया, या मेरा जो सब्स्टिट्यूट है वो महंगा हो गया,
इनमें से कुछ भी हुआ हो, लेकिन मेरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, क्या मेरा प्राइस में कोई भी फर्क आया क्या? क्या मेरा प्राइस में कोई भी फर्क आया क्या? नहीं सर, आपका प्रोडक्ट का प्राइस में तो कोई फर्क नहीं आया, तो मतलब ये क्वांटिटी Q1 से कहां चला गया? Q2 पे। लेकिन एक बात को जरा सोच कि प्राइस अभी भी सेम ही है, तो प्राइस और Q2 का इंटरसेक्शन अब कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है। कहां पे हो रहा है? यहीं पे हो रहा है ना। अरे ये रहा Q2 और ये रहा प्राइस। तो जो डिमांड कर्व है वो कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा। क्या हुआ? इसको क्या बोलते हैं? मैंने तो बोला था राइटवर्ड शिफ्ट। मैंने बोला था राइटवर्ड शिफ्ट होगा इंक्रीज में। ऑटोमेटिकली अगर लॉजिकली सोच रहे हैं तो याद रखिएगा, इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट होता है। इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट होता है। टू दी कॉन्ट्रारी डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये वाला बात में मैं थोड़ा सा ये ले सकता हूं रिलीफ कि मैं स्ट्रेट अवे बना के दिखा दिया आप लोगों को। यहां पर बना के दिखा दिया स्ट्रेट अवे। ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। अगर ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था दोस्तों, तो इसका मतलब देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दोस्तों लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से ये यहां पर आ जाएगा। खत्म। खत्म। अच्छा सर ये मसला है। हाँ जी ये मसला है सर। बहुत ही मजा आता अगर आप पूरी बातों को आप समराइज कर देते तो। अब मैं आपको समराइज करता हूं और एक बात और बताता हूं। एक बात और बताता हूं जो मैंने पहले नहीं बताया था, प्लीज सुन लेना। यहां पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं अपना जगह को, वो समराइज करने के लिए कर रहे हैं। प्लीज सुन लेना बात को। समरी क्या है? प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, समराइज कर रहे हैं बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुनते चलना बात को। क्या है समरी? कि भाई जब मूवमेंट हो रहा होता है, जहां मूवमेंट हो रहा होता है और यहां पर शिफ्ट हो रहा होता है, एक आध बातें जो मैं इनके बारे में आपको समराइज करके लिखवाना चाहूंगा, वो जरा गौर से सुनिएगा। वो जरा गौर से सुनिएगा। मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं? मूवमेंट को अपन बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं? चेंज इन। मूवमेंट के लिए एक और फैशनेबल नाम है, वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और शिफ्ट के लिए एक और फैशनेबल नाम है जो कि है चेंज इन डिमांड। शिफ्ट के लिए एक और फैशनेबल नाम है जो कि है चेंज इन डिमांड। देखो कितना, अगर इंग्लिश टीचर से जाके पूछोगे अपने, तो इंग्लिश टीचर बोलेगा बेटा तो सेम ही है, लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है सेम है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बात कर रहा है मूवमेंट का, और चेंज इन डिमांड बात कर रहा है शिफ्ट का। चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ऑन प्राइस अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ओएफआरसी। ये एग्जाम में ओएफआरसी मत लिखना, वरना ओएफआरसी का ओ एग्जाम में एग्जामिनर तुमको मार्क्स में देगा। ये बात हो गया ऑन प्राइस। और यहां पर क्या है? अदर फैक्टर्स ऑपरेट कर रहा है, अदर फैक्टर्स ऑपरेट कर रहा है ऑन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। मूवमेंट कितने तरीके का होता है? जी जनाब दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है जनाब? दो तरीके का होता है। वो दो तरीके क्या है मूवमेंट का? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये लिख देता हूं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर क्या है? ये दो तरीके का होता है, विच इज इंक्रीज एंड डिक्रीज। मूवमेंट में हम लोग सेम बिल्डिंग में रहता है कि बिल्डिंग बदलता है? सेम बिल्डिंग में दोस्त रहता है, तो अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मूवमेंट में हम लोग क्या रहते हैं? अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसमें होता है हम लोग मूवमेंट में हम लोग सेम डिमांड कर्व पे रहते हैं, बट शिफ्ट में दोस्त डिमांड कर्व सेम रहता है कि पलटता है? पलटता है। शिफ्ट टू अ डिफरेंट, शिफ्ट टू अ डिफरेंट डिमांड कर्व। एक और बात है सर, जब भी एक्सपेंशन होता है तो मूवमेंट डाउनवर्ड होता है कि अपवर्ड होता है? मन करेगा लिखने का अपवर्ड, लेकिन होगा डाउनवर्ड। होगा डाउनवर्ड। एक्सपेंशन है तो होगा डाउनवर्ड। अरे करके भी दिखाया है, रट्टा नहीं लगवा रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? अलोंग द सेम कर्व अपवर्ड मूवमेंट होता है। इंक्रीज में क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट होता है। डिक्रीज में क्या होता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अब एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, और फिर आप सभी दोस्तों का डाउट्स लूंगा। ठीक है ना? प्लीज पे अटेंशन। दोनों ही लॉ अल्फ्रेड मार्शल का ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, हाँ वो लिख सकता है, वैसे लिख सकता है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, खैर अभी आप लोग सुनो एग्जाम फोकस। अब अपने लिखते हैं एग्जाम फोकस, सुनिएगा बात को। एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आया मैं आपको डिस्प्ले कर दूं। पहले 3 जो क्वेश्चन लिखूंगा वो तो हवा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट बताओ, एग्जाम में आया हुआ है 5 नंबर का। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, एक काम करो मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट मत बताओ, है ना, हम लोग को बताओ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। अरे सर आप क्या पागल बना रहे हैं हम लोग को क्या, दोनों सेम ही तो क्वेश्चन है। हाँ, जो ये बात समझा वो सही कर रहा है, क्योंकि चेंज इन डिमांड शिफ्ट होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मूवमेंट होता है। क्वेश्चन 3 हो सकता है, एक काम कर इंक्रीज वर्सेस एक्सपेंशन बता, इंक्रीज वर्सेस एक्सपेंशन बता। देखो कीवर्ड बता दे रहा हूं, एक्सपेंशन में डिमांड इंक्रीज करता है, मन करेगा लिखने का, बट आप क्या लिखोगे, राइज। वर्ड क्या यूज करना, राइज। नेक्स्ट है डिक्रीज वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, फॉल्स वर्ड। डिक्रीज नहीं लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन में, मन करेगा बट लिखने का क्या, फॉल्स। और 5th वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मैंने बोला था ना पहला 3-4 बेसिक क्वेश्चन होता है एग्जाम में, 5वां वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सुनना आप लोग। 5वां वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को मैं बोलता हूं केसलेट। क्या, केसलेट। केसलेट सर क्या होता है केसलेट में, कहानी शुरू करेगा, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के को वो मरती थी, इतना कहानी करेगा और उसके बाद आएगा कुछ खरीदना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, फिर बीच में बोलेगा कि प्रोडक्ट का या उस लड़की का इनकम बढ़ गया। बताओ कर कैसा होता है, बताओ कर कैसा होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। समझ आया कि नहीं आया, बताओ कर कैसा होता है। तो आपको बोलना है भाई कहानी मत बंद, कहानी बंद कर, आपको भाई मेन कंटेंट निकालना है। अरे सिंपल बोल रहा है कि एक गर्ल का इनकम बढ़ा, एक विमेन का इनकम बढ़ा है, वो एक डिमांड कर्व कैसा एक्सपीरियंस करेगी, आपको बोलना है शिफ्ट, इनकम बढ़ा राइटवर्ड शिफ्ट, फुल स्टॉप। अच्छा, मसला है ये। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई इकोनॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया अंकित ने कि सर क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड में क्या फर्क है। रिद्धिमा वही तो मैं बता रहा हूं आपको, आप सुने ही नहीं शायद। रिद्धिमा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मूवमेंट बोलते हैं और रिद्धिमा चेंज इन डिमांड को शिफ्ट बोलते हैं। ये देखो लिखाया हूं मैं रिद्धिमा, यहां पर देखो, आप दिखाता हूं, ये रहा मूवमेंट के नीचे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और शिफ्ट के नीचे देखो चेंज इन डिमांड। ओह, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन देख के दिखा दे, आ ही नहीं सकता। सॉरी, नहीं मतलब मैं लिखा हूं एक्सपेंशन में राइज इन डिमांड और फॉल इन डिमांड, ठीक है ना। मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोग ना एक्सपेंशन में इंक्रीज इन डिमांड लिखने का कोशिश करते हो, वो मत करना, राइज इन डिमांड लिखना। और सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन में फॉल इन डिमांड होगा। हाँ दिखाना पड़ेगा, कर्व वर्व के साथ प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होने मांगता। सर मेरे आपके बुक में लिखा हुआ है क्या, मेरे बुक में लिखा हुआ है, तुमको अलग से जो है ये छापा छुपी नहीं करना होगा। अच्छा, अब एक बार हम लोग पूरी चीजों को समराइज कर लेते हैं। अब मेरा स्पीड जो होगा एकदम एकदम फंटास्टिक स्पीड पकड़ेंगे। सुन लो, मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, शिफ्ट को चेंज इन डिमांड बोलते हैं। मूवमेंट होता है ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, शिफ्ट होता है ड्यू टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। मूवमेंट में क्या होता है कि क्या तो प्राइस गिरा क्वांटिटी बढ़ा, या प्राइस बढ़ा क्वांटिटी घटा। अगर प्राइस घटने की वजह से क्वांटिटी बढ़ता है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और अगर प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी घटता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। शिफ्ट में अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और अगर डिमांड घटता है तो बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। शिफ्ट में अगर इंक्रीज है तो राइटवर्ड, डिक्रीज है तो लेफ्टवर्ड। मूवमेंट में अगर एक्सपेंशन है तो डाउनवर्ड और कॉन्ट्रैक्शन है तो अपवर्ड। खत्म। अब बोलो कोई को डाउट है और सबको क्लियर है तो चैट वालों यो या नो लिख कर चैट में कंफर्म करना है यार। यो और नो एवरीवन इन द चैट, कम ऑन एवरीवन। आप लोगों को क्लियर है जी?
फैंटास्टिक। ओके रिद्धिमा, ऋषि, बाकी सारे दोस्त, ऑल राइट श्रेयांश, ओके गार्गी, सब कुछ जल्दी जल्दी यार। मोहित, फैंटास्टिक यार, फटाफट जवाब मांगता है यार, रिलैक्स नहीं करने का। ओके रोंकिता, अच्छा ओके दैविक। महक पूछ रही है सर लेफ्टवर्ड एक बार बताइए ना। ओके ठीक है, महक बता रहा है, लेफ्टवर्ड वाला बात बता रहा है महक एक बार। ओके जी, महक मेहनत करवा के मानेगी। इधर देखो, सुनो महक, मैं ये इरेज कर देता हूं लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन महक फिर आपको कंफर्म करना पड़ेगा, है ना। इधर देखो जी, ये देखो, मान लो महक कि यहां पर एक प्राइस है, यहां पर एक प्राइस है, यहां पर एक प्राइस है, ठीक है जी। और महक मान लीजिए कि क्वांटिटी डिमांडेड पहले ये हुआ करता, तो मतलब महक इंटरसेक्शन कहां हुआ करता था, यहां पे होता था। तो बताओ, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा महक, ये तो था ओरिजिनल कंडीशन, ये तो था ओरिजिनल कंडीशन। अरे भाई साहब अब क्या हुआ, प्राइस तो सेम है, प्राइस तो सेम है, लेकिन डिमांड क्या हो गया, घट। डिमांड क्या हुआ, डिमांड गया घट। अगर डिमांड आपका गया घट तो Q1 से क्या हो जाएगा, Q2। Q1 से क्या हो जाएगा, Q2। अगर डिमांड घटेगा तो Q1 से कहां शिफ्ट हो जाएगा, Q1 से कहां शिफ्ट हो जाएगा, Q2 में। अरे तो भाई प्राइस तो कांस्टेंट ही है, तो P1 और Q2 का इंटरसेक्शन अब कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पर लगभग ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, देर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अरे हाँ ना बोलते हो बेना, फटाफट यार, महक खास करके आपसे पूछ रहे हैं डियर, आप ही का डाउट था, फटाफट रिस्पॉन्ड कीजिए। ऑल राइट फैंटास्टिक, सही है सही है सही है। अब दोस्तों अपने चल रहे हैं, अपने चल रहे हैं, अपने चल रहे हैं, यू कुड से ऑफिशियली स्पीकिंग, डिमांड का लास्ट टॉपिक पे, डिमांड का लास्ट टॉपिक पे, विच इज व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपने पढ़ते आ रहे हैं ना तब से कि डिमांड कर्व ऐसा स्लोप होता है, नीचे की तरफ भागता है, यही तो पढ़ते आ रहे हैं अपने तब, अपने अपन तब से। जी बिल्कुल, ये लोग यही सवाल पूछेगा, ऐसा क्यों भाई, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, यही ये लोग क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब आप लोग को मैं बता देता हूं, इसके रीजंस तो मैं बताऊंगा, बट एक बात पहले ही बता दे रहा हूं, एक बात पहले ही बता दे रहा हूं, रीजंस बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आ गया, व्हाई द डिमांड कर्व इनवर्स स्लोप। अब देखिए जैसे इन्होंने, नुपुर ने एक बात कहा और वही बात से मैं डिराइव कर रहा हूं अपना बात को। अभी मैं आपको 4 रीजंस एक्सप्लेन करूंगा, कितने, 4 रीजंस। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करके किसी भी किताब में या सिलेबस में कितने रीजंस आ रहे हैं, 4। ये चारों रीजन के एंड में आप लोग एक ही चीज पाएंगे कि प्राइस बढ़ा क्वांटिटी घटा, या प्राइस घटा क्वांटिटी बढ़ा। बात यही है, आप लोग ये देखना, मैं जो 4 रीजंस दूंगा, ये चारों रीजंस का कंक्लूजन यही होगा। मतलब एक बात तो मैंने अभी याद करवा दिया, ये चारों रीजंस का जो एंड पॉइंट है वो मैंने अभी याद करवा दिया। क्या, कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। ये बात तो मैंने अभी याद करवा दिया आप लोगों को। लेकिन वो 4 क्या है, जरा ध्यान से सुनना, वो 4 क्या है, जरा ध्यान से सुनना, खतरनाक है, खतरनाक है, सुन लेना। वो 4 पॉइंट है, सुन लेना। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है इनकम इफेक्ट। इन चार के रीजंस के बियॉन्ड कुछ नहीं आ रहा है। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है इनकम इफेक्ट, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और चौथा क्या है आपका, इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, ये हो गया चौथा पॉइंट। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, ये 4 के बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। तो सर जरा एक बार आप एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे क्या, सर जरा आप एक बार एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे क्या। जी बिल्कुल शुरू करेंगे, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। अब फोकस करना सिर्फ समझने पे, नोट्स फोट सब मिल जाएगा, नोट्स फोट सब मिल जाएगा, खाली फोकस करना समझने पर। आप लोग एक बात को जरा समझना, जब मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बता रहा हूं, पहले से बता दे रहा हूं, ये लॉ किसका है, एल्फ्रेड मार्शल का है। किसका है लॉ, एल्फ्रेड मार्शल का। सर ये तो वही बंदा है ना जो लॉ ऑफ डिमांड दिया था, जी बिल्कुल, एल्फ्रेड मार्शल।
अभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझाने के लिए मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको यूटिलिटी का मतलब, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब, एंड फाइनली मैं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ। देखो जी, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। फिर से बोलो ना सर, यूटिलिटी का मतलब होता है जी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब अगर एक कमोडिटी आपका किसी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है तो उसमें यूटिलिटी है, अगर एक कमोडिटी आपका वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता उसमें यूटिलिटी नहीं है। फुल स्टॉप लगा दो। एग्जाम्पल पिज्जा। यार ऐसा हो सकता है कि आपको पिज्जा पसंद है पर आपके दोस्त को पिज्जा पसंद नहीं है, तो वो पिज्जा आपका वांट को सेटिस्फाई करेगा, पिज्जा में यूटिलिटी है फॉर यू, आपके दोस्त के लिए पिज्जा में कोई यूटिलिटी नहीं है। अब लेकिन आप लोग एक बात को जरा सोचना, यूटिलिटी का लेना देना किससे है? वांट सेटिस्फैक्शन से है। यूटिलिटी का लेना देना किससे है? वांट सेटिस्फैक्शन से है। तो यहां पर एक झगड़ा छिड़ गया। वो झगड़ा क्या छिड़ गया मैं आपको समझाता हूं। झगड़ा दोस्तों ये छिड़ा कि कुछ इकोनॉमिस्ट लोग बोले कि भैया यूटिलिटी तो एक वांट से रिलेटेड चीज है और इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता। लेकिन लेकिन वहीं पर ऑन दी अदर साइड एल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि यूटिलिटी यानी कि एक कमोडिटी का कैपेसिटी टू सेटिस्फाई वांट, एक कमोडिटी आपका कितना वांट सेटिस्फाई कर सकता है, वो लोग बोला एल्फ्रेड मार्शल जैसा इकोनॉमिस्ट लोग कि वो मेजरेबल है, उसको न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। तो बाकी इकोनॉमिस्ट लोग बोले क्या बात करता है, प्रूफ करके बता। समझा? तुम बोल रहा है कि एक नंबर असाइन किया जा सकता है वांट को, करेक्ट, करके बता। तो एल्फ्रेड मार्शल बोलता है मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, मुझको मिर्ची लगी। एल्फ्रेड मार्शल बोलता है मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, मुझको मिर्ची लगी। क्या लगा उसको? मिर्ची लगा। अभी सुनना, वो क्या कर रहा था? रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, उसको मिर्ची लगी। तो बाकी इकोनॉमिस्ट बोला तो मैं क्या करूं? पर पॉइंट को समझना यहाँ पे, यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल बोला देख, हम घर से पानी लेके नहीं निकला था, बिस्लरी का बोतल बिक रहा है बाजार में, इसका बिक रहा है, बिस्लरी का बोतल बिक रहा है बाजार में, वो बिस्लरी का बोतल का दाम शायद 10 रुपया होगा, मेरा घर बहुत दूर है, उस समय अगर वो बंदा मेरे से पहला पानी का बोतल का 50 रुपया भी मांगता तो हम दे दिया होता। तो एल्फ्रेड मार्शल बोला कि यूटिलिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू ये होगा, न्यूमेरिकल मेजरमेंट ये होगा वांट का, कि तुम एक प्रोडक्ट को पाने के लिए कितना देने को तैयार हो। तुम कितना दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, तुम कितना तैयार हो देने को। 50 रुपया ये देने को तैयार है तो दैट इज द वैल्यू ऑफ यूटिलिटी। कितना दे रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। एल्फ्रेड मार्शल बोल रहा है कि तुम कितना देने को तैयार है, जितना तुम देने को तैयार है दैट इज द वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ये हो गया एक बात, ये हो गया एक बात। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा? मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक वर्ड आपके डिक्शनरी में, इकोनॉमिक्स के डिक्शनरी में सेव कर लो, मार्जिनल। मैं आपको बता दूं लास्ट डे तक मतलब बोर्ड एग्जाम के डेट तक जितना चैप्टर आएगा लगभग सब में ये वर्ड आएगा। मैं आपको आज बता दे रहा हूं कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का क्या मतलब होता है? एडिशनल। मार्जिनल का क्या मतलब होता है? एडिशनल। सर थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए ना प्लीज। मैं बोला बिल्कुल इलेबोरेट कर। मान लीजिए इस टेबल को देखिए आप, इस टेबल को देखिए आप। मान लीजिए आप कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, है ना, उसका पहला प्लेट के लिए आप 10 रुपया देने को तैयार हो, ठीक है ना। लेकिन अगर टोटल में आप 2 प्लेट्स लोगे ना तो आप टोटल 2 प्लेट्स के लिए 19 रुपया देने को तैयार हो। इसका मतलब आप सेकेंड प्लेट के लिए कितना एक्स्ट्रा देने को तैयार हो? 9 रुपया। सेकेंड प्लेट के लिए कितना एक्स्ट्रा देने को तैयार है? 9 रुपया। थर्ड प्लेट के लिए आप कितना एक्स्ट्रा देने को तैयार है? 8 रुपया। लेकिन सर एक मन में सवाल आया, बोला ये घट क्यों रहा है सर? सोच, अगर तुम एक पिज्जा मंगवाया 4 स्लाइसेस का, सोचना ना एक बार, तुम अगर 4 स्लाइस का पिज्जा मंगवाया, बहुत एक्साइटेड होता है ऑर्डर करने से पहले, पिज्जा आ रहा। एक स्लाइस खाया, एक पूरा स्लाइस खा लिया, मजा आया। लेकिन ये बात तय है, वर्ल्ड में प्रूवन है, तुम मना कर ही नहीं सकता कि तेरे को दूसरा स्लाइस में उतना मजा नहीं आता जितना पहला में आया था।
तीसरा में उतना मजा नहीं आता जितना दूसरा में आया था, और चौथे में उतना मजा नहीं आता जितना तीसरा में आया, और पांचवा में गया तो उल्टी कर देता है तुम। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? हाँ सर, बात तो समझ में आ रहा है। उसी से इसका मतलब क्या है, एक बात समझना। मान ले तुम पिज्जा खरीदने की जगह पे तुम पिज्जा का स्लाइसेस खरीद रहा है, ठीक है? तो एक बात सोचना, तुम अगर, तेरे को भूख लगा है, तुम अगर पहला पिज्जा का स्लाइस के लिए 150 दे रहा है, तेरा पेट लगभग लगभग नहीं तो चल आधा भर गया, तो अब दूसरा पिज्जा का प्राइस, दूसरा पिज्जा के लिए तुम क्या 150 देने को तैयार होगा? नहीं। अब तुम दूसरा पिज्जा तभी खरीदेगा जब वो तेरे को 150 से कम में मिले। लेट से 150 की जगह पे तेरे को मिल रहा है 130 पे। तीसरा पिज्जा को तुम तभी खरीदने को तैयार हो रहा है जब वो तेरे को तीसरा पिज्जा कितना में मिल रहा है? 100 में। चौथा पिज्जा तुम तभी लेने को तैयार हो रहा है जब तुमको कितना में मिल रहा है? वो 60 में। पांचवा पिज्जा तुम तभी लेने को तैयार हो रहा है जब तुमको कितना मिल रहा है? जब तुमको कितना में मिल रहा है? 10 में। और धीरे धीरे तुम इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे तुम अगला पिज्जा तब लेने को तैयार होगा जब तुमको पिज्जा खाने का पैसा मिले। उसको बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव यूटिलिटी। खैर, नेगेटिव पे भी मैं नहीं जाऊंगा फंसाने के लिए आपको, बट एक बात समझना, हर एडिशनल पिज्जा के लिए हम कम देने को तैयार था क्योंकि मेरा सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम हर एडिशनल पिज्जा कम था। इसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जब आप एक कमोडिटी किए और एक से दूसरे पे शिफ्ट हुए, मतलब जब भी आप एक एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, जब भी आप एक एडिशनल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो, जब भी आप एक एडिशनल कमोडिटी, एडिशनल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, तो उस एडिशनल क्वांटिटी कंज्यूम करने की वजह से आपका सेटिस्फेक्शन कितना डिराइव हुआ। जैसा कि मैं यहां पर दिखा रहा था कि जब मैंने 1 से बढ़ाया तो मेरा सेटिस्फेक्शन कितने से बढ़ा? 9। जब मैंने दूसरे से तीसरे प्लेट को शिफ्ट किया तो मेरा सेटिस्फेक्शन कितने से बढ़ा? 8। तीसरे से चौथे में मेरा सेटिस्फेक्शन कितने से बढ़ा? 7। क्योंकि एज एंड व्हेन आई एम कंज्यूमिंग मोर एंड मोर। अब मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको सुनाता हूं और आप लोग सब अग्री करिएगा। सुनिए क्या बोलता है। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि एज एंड व्हेन अ कंज्यूमर परचेजेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, लिख देता हूं यहां पर, हालांकि आपको लिखने का दरकार नहीं है, बस देखने के लिए लिख रहा हूं, है ना। एज कंज्यूमर परचेजेस मोर and more units of a commodity, the utility मतलब satisfaction, utility मतलब satisfaction। सेंटेंस को देखो, the utility derived from each additional unit। एडिशनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल। from each additional unit keeps falling, from each additional unit keeps, from each additional unit keeps falling। यही बात मैंने आप लोगों को बताया। एक भी स्टेटमेंट इसके बाहर गया क्या? नहीं। यही तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। लेकिन सर एक बात ही नहीं समझ में आया, हम लोग तो शुरू किए थे रीजन बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व से, तो ये यहां पर आप कहां ले आए? मैं बोला अभी मैं लॉजिक बताता हूं क्या। आप लोग एक चीज नोटिस करना, आप एक चीज नोटिस करना, जब भी आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, आपका सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट मोर है कि लेस है? लेस है। तो आपका विलिंगनेस टू पे फॉर ईच एडिशनल यूनिट लेस है कि मोर है? लेस है। तो इसका मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस कम हो रहा है। सोचना, क्योंकि तुम हायर क्वांटिटी कब खरीदेगा? ओनली एट अ लेसर प्राइस। और हम क्या बोल के शुरू किया था कि हर चीज को एंड में क्वांटिटी और प्राइस के साथ ही कनेक्ट करेगा। बोला था नहीं बोला था? हर पॉइंट के एंड में। ओ, इसका मतलब अल्फ्रेड मार्शल का लॉजिक को कैसे लिंक करेंगे समझना। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? सुनना। लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि एज एंड व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे हम लोग एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, हर एडिशनल यूनिट जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो पिछले वाले से कम होता है, जिसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन। क्योंकि सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता है तो विलिंगनेस टू पे भी डिक्रीज होता है। तो मतलब वी आर गोइंग टू बाई मोर ओनली एट अ लेसर प्राइस, ओनली एट अ लेसर प्राइस। दैट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डिमांड एंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसीलिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अगर कोई ग्राफ बोल दे ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, उसमें भी हम लोग यही ग्राफ पढ़ेंगे कि यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी है और ग्राफ ऐसा होगा। दैट इज ऑल्सो द डिमांड कर्व।
क्योंकि देख ना, जैसे जैसे तेरा क्वांटिटी कंज्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे तेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। तो अगर आ गया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में टेबल, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में टेबल, ग्राफ और लॉ, तीनों में से कुछ भी मिसिंग रहा ना तुम्हारा, एग्जामिनर नंबर काटने के लिए वेट कर रहा है। सर ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा सर, लाइफ इज सो अनफेयर। हाँ तो है, इकोनॉमिक्स का पेपर लेंदी है, 2 नंबर के लिए ये लिखना पड़ेगा, 4 नंबर आया तो यही लिखना पड़ेगा। कॉन्केव कॉन्केव कुछ नहीं होगा, सीधा डाउनवर्ड स्लोपिंग, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे यूटिलिटी गिर रहा है। समझ आया नहीं आया, बोल, खत्म। कॉन्केव कॉन्वेक्स वो सब आएगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, समझ में आ गया। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट आएगा वन कमोडिटी वर्ल्ड, उसका पॉइंट नंबर 3 में अपने पढ़ेंगे कॉन्केविटी वाला पॉइंट, तो अभी बहुत टाइम है उसमें, रिलैक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग समझे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। सर एक बार फिर से समराइज कर दो, भगवान आपका भला करेगा, हम लोग का दुआ मिलेगा। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एल्फ्रेड मार्शल दिया। एल्फ्रेड मार्शल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या बोला कि जब तुम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएगा तो वैसे वैसे तेरा एडिशनल यूटिलिटी का एडिशनल प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन गिरेगा, ये एल्फ्रेड मार्शल बोला। फिर हम लोग बोला कि इसका मतलब हम लोग का विलिंगनेस टू पे डिक्रीज होगा, इसका मतलब वी विल बाई मोर ओनली एट अ लोअर प्राइस, फुल स्टॉप। ये बनाओ, खत्म। देखो हम क्या बोला था, हर जगह पे यही होगा, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा, खत्म, पहला रीजन। दोस्तों लॉ ऑफ डीएमयू क्लियर है तो सेकंड पॉइंट पे चले अपन, इनकम इफेक्ट। कम ऑन एवरीवन, ऑनलाइन वाले सारे दोस्त, ऑफलाइन वाले सबको क्लियर है यार। फटाफट यार, सबका जवाब मांगता है। ऑल राइट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट सर ये क्या होता है? एक तो एक्स का ऐड आता था सर, एक्स इफेक्ट करके आता था, उसमें क्या होता था, लड़का एक्स लगाता था, ऐसे हाथ फैलाता था शाहरुख खान टाइप, और फिर क्या होता था आप लोग जानते हो। लेकिन इनकम इफेक्ट पढ़ रहे हैं अपने, लेकिन अपने क्या पढ़ रहे हैं, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या बोलता है कि 2 तरीके का इनकम होता है एक इंडिविजुअल, एक होता है नॉमिनल इनकम और एक होता है रियल इनकम। एक होता है नॉमिनल इनकम और एक होता है साहब रियल इनकम। सर एटा किया बात समझना बात। नॉमिनल इनकम, अगेन ये वर्ड भी बहुत यूज होने वाला है अभी, जैसे आप लोग का सीबीएसई का जो दोस्त लोग है ना, उन लोग के साथ मैं मैक्रो स्टार्ट किया हूं, तो वो लोग को नॉमिनल वर्ड बहुत दिख रहा है। नॉमिनल का मतलब इन हैंड, अगर किसी बंदे का हाथ में 10,000 रुपया पर मंथ सैलरी आता है, वो उसका नॉमिनल इनकम है, फुल स्टॉप। किसी का अगर मान लीजिए कि सैलरी है 10,000 पर मंथ, वो हो गया नॉमिनल इनकम, फुल स्टॉप, खत्म। नॉमिनल इनकम का मतलब इन हैंड सैलरी। लेकिन साहब रियल इनकम का क्या मतलब होता है, जरा बताइएगा क्या? वेरी गुड, रियल इनकम का मतलब होता है जी परचेजिंग पावर, हिंदी में बोले तो औकात। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। सर समझाइए ना, आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोला सुनो, मान लो 2 इंडिविजुअल्स है, 2 अलग अलग दुनिया में रहते हैं, ठीक है। एक दोनों का नॉमिनल इनकम 10,000 रुपया, दोनों का नॉमिनल इनकम 10,000 रुपया। मान लीजिए दोनों जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे सिर्फ एप्पल बिक रहा है, ठीक है, और एक एप्पल का प्राइस इसके दुनिया में है 10 रुपीज का, कितने का? 10 रुपीज का। और इसके दुनिया में एक एप्पल का प्राइस जो है वो लेट्स से 50 रुपीज है, एक एप्पल का प्राइस। एक बात बताना, ये बंदा कितने एप्पल्स को परचेज कर पाएगा? 10,000 बाई 10, यानी कि ये 1000 एप्पल खा पाएगा पर मंथ। और ये बंदा कितने क्वांटिटी ऑफ एप्पल खा पाएगा? 10,000 बाई 50, काटा कुटी मारिएगा तो आपका कितना आएगा? 200 एप्पल, करेक्ट, 200 एप्पल। एक बात को जरा समझिएगा, नॉमिनल इनकम दोनों का अलग अलग है कि सेम है? नॉमिनल इनकम दोनों का सेम है, अरे 10,000 दोनों के हाथ में पैसा आ रहा है ना। लेकिन एक बात बताएंगे क्या, रियल इनकम ये पर्सन ए का ज्यादा है कि पर्सन बी का ज्यादा है? पर्सन ए का रियल इनकम ज्यादा है। देख लो कैसे, वो 1000 एप्पल खरीद पा रहा है और पर्सन बी कितना खरीद पा रहा है? 200। तो परचेजिंग पावर किसका ज्यादा हुआ? ए का। अब इनकम इफेक्ट क्या बोलता है? इनकम इफेक्ट क्या बोलता है? इनकम इफेक्ट बोलता है, चलिए नीचे दिखाता हूं। इनकम इफेक्ट बोलता है सिंपल सी बात, इनकम इफेक्ट बोलता है एक सिंपल सी बात कि भाई देख, अगर रियल इनकम बढ़ेगा
इनकम इफेक्ट एक सिंपल सी बात बोलता है कि भाई देख, अगर रियल इनकम बढ़ेगा, अगर रियल इनकम बढ़ेगा, इसका मतलब तेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा। रियल इनकम का बढ़ना मतलब परचेजिंग पावर का बढ़ना। इसका मतलब तेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ेगा, तेरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। अरे परचेजिंग पावर बढ़ना मतलब तेरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। और दूसरा बात ये करता है कि अगर तेरा रियल इनकम गिरा, कम होगा, तो तेरा परचेजिंग पावर कम होगा, तो तेरा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। सर ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बताइए मेरे को, सारे के सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले दोस्त, ये दोनों पर्संस का नॉमिनल इनकम तो सेम था, ये दोनों पर्संस का नॉमिनल इनकम तो सेम था। एक ऐसा चीज है जो इनका रियल इनकम में फर्क लाया, वो क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आंसर क्या है? वत्सल ने आंसर दिया। आंसर क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब प्राइस कम होगा तो रियल इनकम बढ़ेगा, क्योंकि सस्ता है तो वो ज्यादा परचेज कर पाएगा। और प्राइस अगर बढ़ेगा तो रियल इनकम घटेगा। और मैंने क्या बोला था लास्ट में, सब प्राइस और क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। देख लो, यहां पर भी देख लो। ओ सर, ये एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रहा है, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रहा है। अरे हाँ ना बोलो रे सब कोई। क्लियर है नहीं क्लियर है? फटाफट यार। नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे। एब्सोल्युटली, नो डाउट। ओके ओके ओके। कोई भी दुख हो जीवन में शेयर कीजिए प्लीज, पर्सनल नहीं, इधर से टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा सर, हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा बात, इनकम इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर नॉमिनल इनकम बीइंग कांस्टेंट, नॉमिनल इनकम बीइंग, मेरा ना यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोडेड है, जाके देखिएगा, 5 से 7 मिनट का है। उसका नाम है डोसा इकोनॉमिक्स। ये रघुराम राजन का एक बुक है, रघुराम राजन का एक बुक है, वहां से पढ़ के वो वीडियो बनाए थे। 6 से 6.5 मिनट का है डोसा इकोनॉमिक्स। जैसे रघुराम राजन एक्सप्लेन किया था बुक में, जो लिखा था, सेम बात मैंने बस वर्ड्स में कन्वर्ट करके, वीडियो में कन्वर्ट करके अपलोड कर दिया। डोसा इकोनॉमिक्स नाम से सर्च कीजिएगा, यूट्यूब केडिया क्लासेस चैनल पर ही है। 6-7 मिनट का है, तो ये वाला और बेहतर समझ में आएगा। समझ तो पूरा आ ही गया होगा, और क्या समझेगा। सुनना अभी, ये क्या बोल रहा है कि भैया अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होगा तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगा। और टू दी कॉन्ट्रारी, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो रियल इनकम घटेगा, रियल इनकम घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगा। खत्म। ये हो गया दूसरा पॉइंट भी खत्म। तीसरा पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो इससे भी सस्ता पॉइंट है, हल्का पॉइंट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भाई सिंपल सा बात बोलता है, देखो यहां पर ऑरेंज जूस है, यहां पे क्रैनबेरी जूस है। सिंपल सी बात ये है कि भाई मान लो क्रैनबेरी जूस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लेना। ये बोलता है कि अगर क्रैनबेरी जूस का प्राइस घट गया, क्रैनबेरी जूस का प्राइस क्या हो गया? घट गया। अगर प्राइस ऑफ क्रैनबेरी जूस घट गया तो क्रैनबेरी जूस बाकी जूस के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। क्रैनबेरी जूस बाकी जूस के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। क्रैनबेरी जूस बाकी जूस के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। तो लोग उसको खरीदने लगेंगे। दैट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लोग बोलेंगे यार हम क्या ही करेगा ऑरेंज जूस पी के, क्रैनबेरी जूस सस्ता में मिल रहा है, क्रैनबेरी जूस पिएगा ना। तो इसका मतलब जब क्रैनबेरी जूस का प्राइस कम हुआ तो क्रैनबेरी जूस के जो सब्स्टिट्यूट्स थे, जो लोग क्रैनबेरी जूस का सब्स्टिट्यूट कंज्यूम करते थे, वो लोग भी क्रैनबेरी जूस को कंज्यूम करने लगे। दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओह, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता, बड़ा ही फेमस है। वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताऊं, व्हाट इज प्राइस इफेक्ट। स्टूडेंट लोग मन मन में गाली देता है, साला इनकम इफेक्ट पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा है, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज प्राइस इफेक्ट। क्यों होच्छे এটা? तो आपको इसका भी जवाब दे देते हैं। बहुत ही सिंपल सा बात है, बहुत ही सिंपल सा बात है। क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइस इफेक्ट। बहुत ही सिंपल। इसका जवाब है इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को साथ स्टडी करने को बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। अभी स्टूडेंट लोग कुछ कुछ होता है महारथी, 4 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में, यही लिख के आ गया बस। भाई थोड़ा सा तो फीलिंग समझेगा ना मेरा।
कि अगर आया है व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, तो पहले तुम लिखेगा इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फिर इनकम इफेक्ट को डिस्क्राइब कर और फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिस्क्राइब कर। ओह बस यही है क्या? हाँ यही है, यही है। इसमें भी क्या हुआ, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। क्रैनबेरी जूस का प्राइस घटा, मेरे को बोलना क्या था, तो क्रैनबेरी जूस का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन मैं सीधा नहीं बोला, मैं बोला क्योंकि क्रैनबेरी जूस का प्राइस घटा तो अब क्रैनबेरी के जो सब्स्टिट्यूट लोग कंज्यूम करते थे वो अब क्रैनबेरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। अरे तो भाई यही तो बोल रहा है, प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा। समझ आया कि नहीं आया? फ्रेंडशिप डे पे फ्रेंडशिप बैंड बांधो या किसी को बोलो आई लव यू बट लाइक अ फ्रेंड बोलो, बात तो सेम ही बोल रहा है तुम कि भाई तुम दोस्त है। हाँ ना बोलो रे, हाँ सर बात तो सही है, पर दो अलग अलग तरीके से बोल रहा है। जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम क्या बोला, क्रैनबेरी जूस का प्राइस बढ़ेगा तो क्रैनबेरी जूस का डिमांड बढ़ेगा। एक्सप्लेनेशन इज व्हाट मेक्स इट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि भाई क्रैनबेरी जूस का प्राइस कम हुआ तो क्रैनबेरी जूस बिकम्स चीपर कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट्स एंड देयरफॉर द डिमांड फॉर क्रैनबेरी जूस राइजेस, फुल स्टॉप, खत्म। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, सम टोटल ऑफ द टू। तो आप लोग अगर दो नोटिस कीजिएगा, मैंने अभी तक कितने इफेक्ट्स को बताया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को अभी तक 3 इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है। सर कौन सा 3 इफेक्ट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, सबको रिवाइज भी करवाऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा था आपका प्राइस इफेक्ट, सॉरी प्राइस इफेक्ट बोल रहा हूं, इनकम इफेक्ट, और तीसरा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चौथा एंड द लास्ट वन दैट एक्सप्लेन्स द रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, वो है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, वो है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। अब ये क्या है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, मैं इसमें भी बता दे रहा हूं, मैं यही बोलूंगा प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगा, जो कि मैं शुरू में ही बोल दिया था। लेकिन तरीका देखो, अब मेरा तरीका देखो, कॉम्प्लिकेट करके बात करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड करके बात करेंगे। सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, सर बताओ क्या है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, एक्सप्लेन करो आप। देखो हाँ हाँ वो उसको कंपोजिट डिमांड बोलते हैं, लेकिन इसका पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब व्हाट हाउ डज इट रिलेट टू द रिलेशनशिप बिटवीन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, मैं आपको ये समझाता हूं। देखो एक प्रोडक्ट लेते हैं मिल्क, मिल्क है सस्ता, मिल्क है सस्ता, मिल्क है सस्ता, मिल्क है सस्ता, मतलब प्राइस इज लो, मिल्क का प्राइस लो है। तो आप लोग ये हमारे घरों में अक्सर देखे होंगे, तो देखो मिल्क का मेन पर्पस क्या है, हर प्रोडक्ट का एक मेन पर्पस होता है और एक अदर यूजेज होता है। तो मिल्क का मेन पर्पस हमारे घरों पे है ड्रिंक करना, मिल्क। लेकिन अब घर में देखती है यार मम्मी कि ये मिल्क इतना सस्ता है, तो एक काम करते हैं दही भी मिल्क से जमा लेंगे, कर्ड बनाने लगा। मिल्क सस्ता चल रहा है, साला बटर भी इसी का घर पे ही बना लो। मिल्क सस्ता चल रहा है, इसी का जो है चॉकलेट बना के दे दो घर पे। हाँ आइसक्रीम खाना है, चलो इसी का आइसक्रीम भी बना देंगे। तो इसका मतलब समझा क्या हुआ, कि जब अगर एक प्रोडक्ट सस्ता है ना, तो तुम उसको लेस इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए भी खरीद के यूज करेगा, नहीं समझा? अगर एक प्रोडक्ट सस्ता है, प्राइस लो है, तो तुम उसको लेस इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए भी खरीद के यूज करेगा, तो उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, हाई, बढ़ जाएगा। लेकिन बात तो वही बोला ना कि प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर मिल्क का प्राइस अगर महंगा हो गया, मिल्क का प्राइस अगर हो गया महंगा, प्राइस बढ़ गया, अंकित गया मम्मी के पास अपनी, बोला मम्मी ये लो दूध, इसका बना दो आइसक्रीम, फट करके झापड़ पड़ेगा, ले साला इतना महंगा हो गया दूध, अब तुमको हम आइसक्रीम बना के बर्बाद करें, जा जाके खरीद ले, 5 रुपए का ऑरेंज स्टिक मिलता है, ऐसा मम्मी बोलेगी घर पे। तो इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ, कि अगर मिल्क महंगा हुआ तो इट विल बी यूज्ड फॉर ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पसेस, इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पसेस। इसका मतलब बाकी नॉन इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए क्या हम लोग मिल्क खरीदेंगे? नहीं। क्या अदर इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए हम लोग मिल्क खरीदेंगे? नहीं। बात तो यही बोला ना कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, तरीका एक्सप्लेन करने का चेंज हुआ। समझ आया कि नहीं आया? ये सारा इकोनॉमिस्ट लोग सब यही स्कैम किया है साला, कि एक ही बात को सब कोई बोला, अलग अलग तरीके से बोल के चला गया। हाँ श्रेयांश बोल रहा है ये भी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जैसा ही है, करेक्ट, श्रेयांश गलत नहीं बोल रहा है तुम, बट एक्सप्लेनेशन से अलग है, एक्सप्लेनेशन अलग है। देख जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था
देख टोन सुन, कंफ्यूज हो रहा है तो टोन सुन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब हम क्रैनबेरी जूस को एक्सप्लेन कर रहा था तो मेरा टोन क्या था कि क्योंकि क्रैनबेरी जूस का प्राइस गिरा तो क्रैनबेरी जूस अपने सब्स्टिट्यूट से सस्ता हो गया, तो लोग क्रैनबेरी जूस पे शिफ्ट हो गया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोला हम इसको। जब हम सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी को एक्सप्रेस किया तो हम बोला कि जब मिल्क का प्राइस बढ़ा तो हम लोग उसको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज किया, और जब एक मिल्क का प्राइस घटा तो हम लोग उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए भी यूज किया। एंड दैट एक्सप्लेन्स द इनवर्स रिलेशनशिप कि प्राइस बढ़ा तो हम लोग सिर्फ उसको क्या करेंगे, लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए, तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा। और अगर प्राइस जो है उसका घटता है तो जो मोर इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट यूजेस है उसके लिए भी, इसको लिख देता हूं, अगर प्राइस घटता है तो इसको आप लेस इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए प्लस मोर इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए, दोनों के लिए आप इसको यूज कीजिएगा, दोनों के लिए आप इसको यूज कीजिएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो ना, बीच में वही तो बोला, प्राइस घटा क्वांटिटी बढ़ा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो आप इसको सिर्फ यूज कीजिएगा मोर इंपॉर्टेंट के लिए, तो जो लोग लेस के लिए करते थे वो लोग अब कंज्यूम नहीं करेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, घटा। ओ अच्छा, ये मसला है। हाँ जी, ये मसला है। सर एक बात बोले, बोला बोलो। सर ये चारों फैक्टर्स को एकदम क्विक शॉर्ट रिवाइज करवाऊंगा। ओके, करवा देता है। सुनो 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 सुनो, 4 पॉइंट्स बताया आपको। पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा आपको क्या बताया, इनकम इफेक्ट। तीसरा, सबका कीवर्ड्स को ध्यान रखना, इनकम इफेक्ट। तीसरा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और चौथा, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। ये चारों रीजंस किसको एक्सप्लेन करते हैं, ये चारों रीजंस किस चीज के लिए है, रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के बीच में के लिए रीजन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, प्लीज सुनना। एल्फ्रेड मार्शल दिया था, ये बोलता है कि जब तुम एक कमोडिटी को मोर एंड मोर कंज्यूम करेगा तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीज होगा, तो तुम उसका लेस यूनिट कंज्यूम करेगा। अच्छा, मतलब खरीदना चाहेगा लेकिन ओनली एट अ लेसर प्राइस, क्योंकि तुम्हारा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यू विल वांट टू पे, बट यू विल वांट टू पे लेस फॉर द एडिशनल यूनिट, तो इसका मतलब क्वांटिटी विल राइज बट ओनली एट अ लेसर प्राइस। इनकम इफेक्ट को नॉमिनल से मतलब है कि रियल इनकम से मतलब है, रियल इनकम से मतलब है। नॉमिनल इनकम इज द कैश इन हैंड, रियल इनकम इज द परचेजिंग पावर। रियल इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, रियल इनकम घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। रियल इनकम कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट सस्ता होगा, प्राइस गिरेगा, क्योंकि जब प्राइस गिरेगा तभी तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा ना। और सिमिलरली अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो रियल इनकम आपका गिरेगा, क्योंकि आप सेम दाम, अब आपका दाम बढ़ गया है तो आप सेम इनकम पे कम कमोडिटी ना खरीद पाओगे। इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है कि यार अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ गया तो वो प्रोडक्ट बाकी सब्स्टिट्यूट से महंगा हो गया तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, एंड वाइसी वर्सा। और सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी बोलता है कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो उसको मोर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट यूजेस दोनों पे डालेंगे तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो उसको ओनली फॉर मोर इंपॉर्टेंट पर्पसेस यूज करेंगे, जिसकी वजह से उसका क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। खत्म। योर नो इन द चैट एवरीवन, कम ऑन एवरीबॉडी। और मेरा टाइमिंग देखना है तो देख लो, एग्जैक्टली 4:30 बज रहा होगा। समझ आ गया। अब वो तो रिवाइज कराने के लिए किया, खत्म तो 4:30 पे ही कर दिया था। हाँ ना, बोल। हाँ सही है। तो अब एक क्वेश्चन और बताना आपको, जो कि मतलब हुआ है, इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में देख के स्टूडेंट डर जाता है क्योंकि पहली बार देखता है। क्या है क्वेश्चन, आया था एक बार कि D इक्वल्स टू 30 माइनस 2p। स्टूडेंट बोला उरी बाबा ये क्या आ गया, 30 माइनस 2p, फाइंड क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस इज 10, व्हेन प्राइस इज 5। ओ भाई क्या है, क्या परेशानी है जीवन में, कुछ नहीं है। पहला वाला D इक्वल्स टू 30 माइनस 2p है तो p की जगह पे डालना 10, 30 माइनस 2 इंटू 10, 30 माइनस 20 बोले तो 10 है ना। नेक्स्ट है 30 माइनस 2p वापस
इस बार क्या है 30 - 2 × 5, 30 - 10 यानी कि हो गया 20। एग्जाम में पूछेगा इंटरप्रेट, अरे घंटा इंटरप्रेट, तो मोल की प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, देखना प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, बढ़ गया, 10 से 20 हो गया, खत्म। और ऊपर में क्वेश्चन लिखवाया हुआ है एग्जाम में ना, ये सबसे रिलेटेड जो है इंडिविजुअल शॉर्ट नोट्स आ जाता है। लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन कर, इनकम इफेक्ट एक्सप्लेन कर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्सप्लेन कर, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। कभी भी मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम में मैं नहीं देखा हूं कि आ गया स्टेट ऑफ रीजन बिहाइंड डाउनलोड डिमांड कर जाओ करो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जनरली नहीं होता। आ गया तो फिर आपका दो 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 पॉइंट्स के लिए 4 नंबर आपको देगा और आप धड़ाधड़ पूरा एक्सप्लेन करना, है ना, क्रिस्टल क्लियर। डिमांड खत्म, डिमांड खत्म, पास पेपर का डिस्कशन खत्म कर दिया, पास पेपर का डिस्कशन खत्म कर दिया। दो दो सेट बना के टेस्ट लेगा, मतलब सेकंड चैप्टर अब स्टार्ट करेगा, सेट बनाएगा, टेस्ट लेगा। टेस्ट सैटरडे को नहीं होगा, टेस्ट सैटरडे को नहीं होगा, सैटरडे को केवल क्लास होगा। हम बोला था ना इकोनॉमिक्स का सेकंड क्लास एक्टिव करेगा फॉर टेस्ट, तो वो जब टेस्ट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा इन एडवांस, वेल इन एडवांस। लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो न्यूमेरिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, उसमें थ्योरी का वेटेज कम है। दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों, गुड बाय।